हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, मैं PSIR और पॉलिटी पढ़ाता हूँ। पॉलिटी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस भी है, यानी GS पेपर सेकंड में ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि आपको बताया जाता है। आपको हम बताते चलें कि GS पेपर सेकंड में एक्चुअली IR के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, सोशल जस्टिस के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम रहती है। ज़्यादा क्वेश्चन पॉलिटी पर ही होते हैं। और 2013 में यह नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था अरुण निगवेकर समिति की सिफारिशों के आधार पर। खैर, आज हम जो रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। कल जारी किया था गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, और कल ही उसे लागू भी कर दिया गया। इसमें सेक्शन 55 ऑफ द एक्ट, यानी इसी अधिनियम की धारा 55 का प्रयोग किया गया, जो कि केंद्र को इस बात की शक्ति देता है कि उसका गृह मंत्रालय समय समय पर इसे संशोधित कर सकता है और नए प्रावधान लागू कर सकता है। इस अधिनियम के द्वारा लोक संपत्ति है या ज़मीन है, भूमि है, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर है यानी कानून और व्यवस्था है, पुलिस है, कार्मिक व्यवस्था है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं और भ्रष्टाचार निरोधक गतिविधियां हैं, साथ ही कानूनी मामले हैं जिसमें एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी शामिल है। इन सबों में लेफ्टिनेंट गवर्नर राज्य के यानी जम्मू कश्मीर एक संघ राज्य बना दिया गया था 5 अगस्त 2019 को, तो उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत शक्तियां दी गई हैं। इसी के संबंध में कल दूसरा ऑर्डर, पहला ऑर्डर 31 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया था सेक्शन 73 के अंतर्गत, और ये सेक्शन 55 के अंतर्गत जारी किया गया है कल, और कल ही से लागू भी हो गया है। आपको हम बताते चलें कि आज इसका दूसरा दिन है, यानी जम्मू कश्मीर में जो पावर दिया गया है वहाँ के उपराज्यपाल को, वो इसके मद्देनज़र दिया गया है कि राज्य में सितंबर के पहले चुनाव कराना है, जैसा कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, जिसने कि अनुच्छेद 370 को हटाने या जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीनने के केंद्र सरकार के फैसले को उचित ठहराया था, उसने ये सुझाव दिया था कि राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाए और वहाँ सितंबर के पहले चुनाव करा लिए जाएं या सितंबर तक चुनाव करा लिए जाएं। दूसरे शब्दों में, केंद्र सरकार लोकसभा के चुनाव के बाद गठित हो चुकी है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में हाल में यानी अगले 1-2 महीने के भीतर ही वहाँ इस बात की घोषणा हो सकती है या चुनाव कराए जा सकते हैं कि राज्य में एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो। और इसी बात को उमर अब्दुल्ला साहब, जो कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी हैं, उनका यही कहना भी है कि राज्य में एक लोकप्रिय सरकार का गठन किया जाना है। संभवतः यह अधिसूचना इसी के मद्देनज़र जारी की गई है ताकि चीफ सेक्रेटरी यानी राज्य के मुख्य सचिव के कार्यालय के माध्यम से वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने, चाहे वो वहाँ के ज़मीन से संबंधित मामला हो, चाहे वो कानून और व्यवस्था संबंधित मामला हो, या पुलिस से संबंधित मामला हो, या कार्मिक से संबंधित मामला हो, या ये भ्रष्टाचार निरोधक गतिविधि से संबंधित मामला हो, या फिर वहाँ कानूनी पहलू से संबंधित मामला हो जिसमें कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति भी शामिल है, इन सभी मामलों में वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा ताकतवर बनाया गया है। पहले यह व्यवस्था फाइनेंस डिपार्टमेंट के परामर्श पर की जानी थी, लेकिन अब फाइनेंस डिपार्टमेंट को वैसे ही करना है जैसा लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहेंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को यानी वहाँ के उपराज्यपाल को, जो कि भारत के राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करते हैं संघ राज्य में या प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, वहाँ के उपराज्यपाल को इन सब चीज़ों से संबंधित कोई भी जानकारी मुख्य सचिव, राज्य के मुख्य सचिव देंगे, और ये मुख्य सचिव की जिम्मेदारी तय की गई है। एक्चुअली एक प्रक्रिया बनाई गई है कि मुख्य सचिव बताएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसीजन देंगे और उस डिसीजन के अनुसार फिर वित्त मंत्रालय, चाहे राज्य का हो या केंद्र का हो, एक्चुअली दोनों को मिलजुल कर काम करने की व्यवस्था की गई है, तो ये दोनों फैसले लेंगे।
दूसरे शब्दों में राज्य के मुख्य सचिव को हर हाल में इनसे संबंधित, यानी चाहे वो ज़मीन से संबंधित मामला हो, कानून व्यवस्था संबंधित मामला हो, या कार्मिक संबंधित मामला हो, या अखिल भारतीय सेवाओं संबंधित मामला हो, या भ्रष्टाचार निरोधक गतिविधि से संबंधित मामला हो, या फिर कानूनी पहलू से संबंधित मामला हो, इन सभी मामलों में राज्य के जो मुख्य सचिव हैं, जो कि अब एक संघ राज्य है, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 5 अगस्त 2019 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्यों में बांट दिया गया था, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर। लेकिन जम्मू और कश्मीर के लिए उपकार संगठन जो 2022 में नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे और आज भी हैं, उनसे मिला था, तो उस संबंध में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि राज्य को बहुत जल्द ही वहाँ फुल स्टेटहुड दिया जाएगा, राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, वहाँ चुनाव भी कराए जाएंगे और वहाँ एक संविधान की भी व्यवस्था की जाएगी। ये दूसरी बात है कि अभी स्पेशल स्टेटस की बहाली नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, पहले जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जो इंटरनल ऑटोनॉमी या ग्रेटर इंटरनल ऑटोनॉमी एंजॉय करता था। इसको इंटरनल सॉवरेंटी का नाम दिया था कपिल सिब्बल एंड कंपनी ने, जिन्होंने कि 370 हटाने के अनुच्छेद 370 हटाने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में तर्क किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता DY चंद्रचूड़ साहब, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश भी हैं, कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि भारत के जो अन्य राज्य हैं, यानी जो फेडरेटिंग यूनिट हैं, एकक इकाइयाँ हैं, उनके बराबर जम्मू कश्मीर को भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक टेम्पोरेरी प्रावधान के अंतर्गत रखा गया था, अनुसूची 21 के अंतर्गत, भाग 21 के अंतर्गत। और इस प्रकार से जो है ये कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं। दरअसल राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करके और इस व्यवस्था को समाप्त कर सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मूल संविधान में कहा गया है और ये इसी बात पर हम लोग टिके भी हुए हैं। तो उन्होंने संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए ये बात स्पष्ट किया था कि भाई ऐसा है, 2 सॉवरेंटी का कोई मतलब नहीं होता, एक्सटर्नल और इंटरनल सॉवरेंटी एक कन्फ्यूजन वाला टर्म, एक मिसनोमर है जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसलिए उन्होंने सरकार के 370 के द्वारा जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, उसको 370 को हटाने का समर्थन किया था। 370(1) के अंतर्गत जो है पार्शियली जो अनुच्छेद 1 संविधान के अनुच्छेद 1 से जुड़ा हुआ है, बस उतने भर को सरकार ने बनाए रखा था। 370(1) के द्वारा जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर राज्य को दिया गया था, वो भी सरकार ने हटा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी ओके कर दिया था। खैर, जो भी है, कहने का तात्पर्य ये है कि राज्य से ये विशेष दर्जा लेने के बाद उसको संघ राज्य में तब्दील तो किया गया, लेकिन संघ राज्य में तब्दील करने के साथ ये प्रॉमिस भी किया गया कि राज्य में पूर्ण राज्य का उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर विचार कर सकती है केंद्र सरकार आगे। हालांकि पिछले साल इस साल के सितंबर तक का डेडलाइन तय कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब उसने अनुच्छेद 370 के द्वारा जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू कश्मीर को, उसे हटाने की व्यवस्था का समर्थन किया था। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया था कि भाई राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, संघ राज्य अभी समय बनाया गया है, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, सुझाव भी दिया था और सितंबर तक उसके चुनाव भी करा लिए जाएं। तो मुझे लगता है कि अब जल्द ही उसके चुनाव की घोषणा होने वाली है। शायद उमर अब्दुल्ला इसी की ओर इशारा कर रहे थे। खैर, जो भी हो, लेकिन कल के अपने आदेश में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो जिन विषयों का हमने जिक्र किया उसमें ज़्यादा शक्ति दी गई है। इसके लिए इसी अधिनियम की धारा 55 का प्रयोग किया गया है और मुझे लगा कि ये टॉपिक UPSC के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर डिस्कशन ज़रूरी है। आपको हम बताते चलें, फिर से बता दें कि ये दूसरा इस तरह का आदेश था। पहला आदेश 31 अक्टूबर 2019 को आया था राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत। इसे भी राज्य पुनर्गठन अधिनियम का ही नाम दिया गया है, ठीक है। हालांकि पुनर्गठन के अंतर्गत केवल केंद्र सरकार की दखल है, इसमें संसद की कोई दखल नहीं है। यानी संसद ने
यह अधिनियम नहीं बनाया है, ना वो 2019 का अधिनियम बनाया था। एक्चुअली वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करवा दिया था साधारण बहुमत के द्वारा 2019 अगस्त में ही, जब इसके स्पेशल स्टेटस को हटाया था केंद्र सरकार ने। खैर जो भी है, इन बातों के सिवा हमको लगता है कि आप चीज़ें समझ गए होंगे। इन बातों के सिवा अब मेरे पास इस संबंध में कुछ कहने के लिए और नहीं है कुछ। खैर मैं इसी के साथ अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ।